एक देश जो वर्ल्ड इकोनॉमी बनने के सपने के साथ अलग हुआ। एक देश जो मुस्लिम सुपर पावर बनने के इरादे रखता था। दोस्तों, पाकिस्तान की कहानी एक सपने से शुरू होती है। सपने बड़े थे, एक मजबूत इकोनॉमी, एक यूनाइटेड मुल्क और मुस्लिम दुनिया का लीडर बनने के सपने। हर कदम पर गलत फैसलों ने इस देश को तबाही की राह पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ख्वाबों की बुनियाद पर बना ये देश जो कि न्यूक्लियर पावर अचीव कर चुका है, आज क्या हुआ कि वो देश दुनिया की हर चौखट के आगे सिर्फ कटोरा लेकर खड़ा हुआ नजर आता है। आइए जानते हैं पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर अचीव करने से लेकर भिखारी बनने तक की कहानी। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट कैपेसिटी रसातल में पहुंच गई है। Pakistan has warned the country could face an economic collapse. Though Pakistan's not there yet, it's teetering on the edge. दोस्तों, 1947 जिन्ना की जिद के चलते भारत को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया, जिसमें से एक हमारा भारत, दूसरा वेस्ट पाकिस्तान और तीसरा ईस्ट पाकिस्तान, जिसको कि आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दोनों लैंड नेचुरल रिसोर्स से रिच थे। भारत से अलग होने के बाद पाकिस्तान एक नए रूप में बना, जिसका मकसद था मुस्लिम मेजॉरिटी को एक अलग पहचान देना। मोहम्मद अली जिन्ना का विजन था एक सेकुलर मुस्लिम देश बनाने का, लेकिन ये विज़न ही रह गया, क्योंकि वो 1948 में इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन नए लीडर्स ने इस विजन को शुरू से ही बिगाड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ इंडिया एजुकेशन और इंडस्ट्रीज़ पर फोकस कर रहा था और पाकिस्तान अपने सर्वाइवल के लिए भारत के खिलाफ पॉलिटिक्स और रिलीजन के नाम पर जनता को बहकाने का काम करने लगा। पार्टीशन के बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी वीक थी। फैक्ट्रीज, पोर्ट्स और स्किल वर्कफोर्स का ज़्यादातर हिस्सा भारत के पास था। 1948 में कश्मीर के लिए पहली जंग ने पाकिस्तान के फाइनेंस को ख़त्म कर दिया। पहला IMF का लोन इसी वक्त लिया गया। ये लोन सर्वाइवल के लिए था, पर इससे लोन कल्चर की शुरुआत हुई। 1948 का समय पाकिस्तान ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया, जिसने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान का लॉ इस्लामिक प्रिंसिपल पर बेस्ड होगा। ये शुरुआत थी रिलीजन को पॉलिटिक्स से मिलाने की। एक तरफ सेकुलर पॉलिसीज़ बननी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन के हक में पॉलिसीज़ बनने लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रेडिकल ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा और एजुकेशन और डेवलपमेंट सेकंड प्रायोरिटी बन गई। अयूब खान के मिलिट्री रूल ने पाकिस्तान को अमेरिका का क्लोज अलाय बना दिया, पर इनिशियली इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के सीड और डीपली रूटेड होते गए। अमेरिका से फाइनेंशियल एड आई, पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय डिफेंस और रिलीजन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में लगाई गई। Upping their fight across the border. 1971 में बांग्लादेश के अलग होना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा धक्का था। ईस्ट पाकिस्तान के लोग कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान की रूलिंग एलाइट ने रिलीजन के नाम पर उनका सप्रेशन किया। बांग्लादेश के अलग होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी का आधा हिस्सा ख़त्म हो गया। बांग्लादेश के टूटने के बाद भी पाकिस्तान ने इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सोशलाइज्म का नारा लगाया, पर एजुकेशन और डेवलपमेंट की जगह करप्शन और ब्यूरोक्रेसी को प्रमोट किया। 1980s में ज़िया उल हक की डिक्टेटरशिप आई और ये पाकिस्तान के रेडिकलाइजेशन का सबसे डार्क चैप्टर था। उन्होंने पाकिस्तान को एक इस्लामिक स्टेट बनाने का वादा किया। मदरसा सिस्टम को फंड किया गया और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। इसी दौरान अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन हुआ। अमेरिका ने पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर दिए तालिबान और मुजाहिदीन ग्रुप्स बनाने के लिए। जिया ने ये पैसे अफगानिस्तान के नाम पर एक्सट्रीमिस्ट नेटवर्क खड़े करने में लगाए। इसका रिजल्ट क्या हुआ? टेररिस्ट ग्रुप ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और सोसाइटी को अपना पपेट बना दिया गया। पाकिस्तान की इकोनॉमी काफ़ी हद तक डिपेंडेंट थी अमेरिका की एड पर वो पैसा लोगों की वेलफेयर की बजाय गन्स और रेडिकलाइजेशंस पर खर्च होता रहा। दोस्तों, 1990s में पाकिस्तान का एक नया फेज शुरू हुआ। इंडिया अपनी IT रिवॉल्यूशन के साथ ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी जगह बना रहा था और पाकिस्तान इंटरनेशनल लोन्स के सहारे चल रहा था। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट्स करप्शन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार थीं।
टेररिज्म का नतीजा ये हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से दूर भाग रही थी। जैसे जैसे रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा था वैसे वैसे मुल्क और आइसोलेट होता गया। 1998 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किए। एक तरफ ये नेशनल प्राइड का मूवमेंट था जो कि हर देश के लिए होता है, लेकिन इकोनॉमिक सैंक्शंस लगने से पाकिस्तान की ऑलरेडी वीक इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ते गए और मुल्क ने IMF और वर्ल्ड बैंक से और लोन्स मांगने शुरू किए। दोस्तों 9/11 के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर फंड किया। इस बार तालिबान के खिलाफ वॉर ऑन टेरर के लिए पाकिस्तान ने डबल गेम खेली। एक तरफ अमेरिका के साथ अलायंस तो बनाए और दूसरी तरफ तालिबान और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता रहा। इसी डबल गेम का नतीजा ये हुआ कि इमेज एक टेररिस्ट स्टेट की बन गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान से और कम होती गईं। दोस्तों फिर आए इमरान खान। इमरान खान ने 2018 में तब्दीली का वादा किया, लेकिन पाकिस्तान का फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थी रेडिकलाइजेशंस और करप्शंस, जिसको कि एड्रेस नहीं किया गया। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के बीच फ्लड्स और क्लाइमेट क्राइसिस ने पाकिस्तान को और कमज़ोर कर दिया। 2024 तक पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेब्ट 130 बिलियन से ज़्यादा हो चुका था। IMF के लोन्स, चाइना के CPEC का बर्डन और करप्शन की वजह से पाकिस्तान का हर सेक्टर, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो या एग्रीकल्चर, कोलैप्स के एज पर है। रेडिकलाइजेशंस की वजह से यूथ सिर्फ मदरसा एजुकेशन तक लिमिटेड है और मॉडर्न स्किल्स काफ़ी लोगों के पास नहीं है। एक देश जो वर्ल्ड इकोनॉमी बनने के सपने के साथ बना था, आज भिखारी बन चुका है। रेडिकलाइजेशंस ने पाकिस्तान को अपने ही लोगों का दुश्मन बना दिया है। जब तक एक मुल्क अपने लोगों की एजुकेशन, डेवलपमेंट और यूनिटी की वजह सिर्फ रिलीजन का एक्सट्रीम वर्जन प्रमोट करता है, तब ये नतीजा मिलता है। पाकिस्तान के लोग इस सिस्टम से कब और कैसे बाहर निकलेंगे, ये उनका सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अपने आप को सुधार पाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। Thanks for watching and please guys subscribe to my channel.